एक बार की बात है, हमारे दुनिया से ज्यादा दूर नहीं, एक जादुई जगह में एक कैंडी परी रहती थी, जिसका नाम लीरा था। लीरा अन्य परियों से अलग थी। उसके पास रंग बिरंगी और विभिन्न स्वादों की ढेरों कैंडीज थीं। उसका मिशन था कि वह उन बच्चों को इनाम दे जो दयालु और उदार होते थे। वह गांव-गांव में उड़ते हुए ऐसे बच्चों की तलाश में रहती थी जिनके दिल में अच्छाई भरी हो। एक दिन लीरा ने एक छोटे और दोस्ताना गांव रोज का दौरा करने का फैसला किया। उसने एक खास योजना बनाई और अपने जादू से खुद को एक गरीब बूढ़ी औरत में बदल लिया, जो फटे पुराने कपड़े पहने और एक साधारण लकड़ी की छड़ी पर झुकी हुई थी। वह गांव के चौक में एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, जहां उसने छाया में आराम किया। थोड़ी ही देर में दो छोटे बच्चे, जिनका नाम एली और मिलो था, वहां से गुजरे। उनके हाथ में ताजा बेक किया हुआ एक रोटी का टुकड़ा था, जो उनकी मां ने उन्हें उनके परिवार के रात के खाने के लिए बाजार से खरीदने भेजा था। जैसे ही वे बूढ़ी औरत के पास से गुजरे, एली ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और उसे चिंता हुई। उसने धीरे से अपने भाई मिलो को कोहनी मारते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह ठीक हैं? दोनों उसके पास गए और एली ने प्यार से पूछा, माँ जी, क्या आप ठीक हैं? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और वह धीरे से बोली, मैं बस थोड़ी भूखी हूं मेरे बच्चे। बिना किसी हिचकिचाहट के एली ने उन्हें वह रोटी का टुकड़ा दे दिया जो उन्होंने अभी खरीदा था। ये लीजिए, आप इसे ले सकती हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मिलो ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसे पता था कि बाद में उन्हें अपनी मां को यह समझाना होगा। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई, उन्हें गर्मजोशी से धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गांव में कहीं गायब हो गई। उस शाम जब एली और मिलो घर लौटे तो वे थोड़े घबराए हुए थे कि उनकी मां क्या कहेंगी। मिलो ने उन्हें बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई और समझाया कि कैसे उन्होंने रोटी किसी जरूरतमंद को दे दी थी। उनकी मां ने चुपचाप उनकी बात सुनी और जब वे अपनी बात खत्म कर चुके तो उन्होंने गर्व से उनकी ओर देखा। तुमने सही किया, उनकी मां ने कहा। दूसरों की मदद करना एक रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास रोटी नहीं होगी तो हम दूध भी पी सकते हैं। उनकी मां की इन बातों से वे राहत महसूस करने लगे और फिर मिलकर दूध और फलों का साधारण खाना खाया। जैसे ही वे खाना खत्म कर रहे थे, दरवाजे पर अचानक एक दस्तक हुई। बच्चों की मां ने दरवाजा खोला और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा टोकरा रखा हुआ था। उसके अंदर हर रंग की इंद्रधनुष जैसी कैंडीज थीं, जो जादू से चमक रही थीं। कैंडीज के ऊपर एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ नोट रखा था, जिसमें लिखा था, एली और मिलो के लिए आपकी दयालुता और उदारता के लिए धन्यवाद। आपके अच्छे दिल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। इन मिठाइयों को मेरी कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करें। प्यार के साथ, कैंडी परी। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे जब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत असल में छद्मवेश में कैंडी परी थी। उन्होंने अपनी मां को गले लगाया, न केवल मिठाइयों के लिए बल्कि उस सबक के लिए भी जो उन्होंने दया के बारे में सीखा था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी दूसरों की मदद करने में हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि असली इनाम अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से आता है। कहानी की शिक्षा: दयालुता एक ऐसा उपहार है जो हमेशा किसी न किसी तरह से हमारे पास वापस आता है। उदारता और मददगार दिल का महत्व किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक होता है। एक समय की बात है, इटली के एक छोटे से गांव में एक दयालु बढ़ई रहता था, जिसका नाम गेपेटो था। गेपेटो अकेला था और एक दिन उसने लकड़ी से एक कठपुतली बनाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उससे उसे थोड़ी खुशी मिलेगी। उसने बड़े प्यार से एक छोटे लड़के की आकृति को तराशा, उसे चमकती आंखें, प्यारी मुस्कान और खुशमिजाज चेहरा दिया।
गेपेटो ने उसका नाम पिनोकियो रखा और पूरे दिल से यह कामना की कि वह कठपुतली एक सच्चा लड़का बन जाए। उस रात जब गेपेटो सो गया, एक अच्छी परी उसकी कार्यशाला में आई। उसने गेपेटो के निर्मल हृदय और उसके साथ की चाह को देखा और अपनी छड़ी से इशारा कर पिनोकियो में जान डाल दी। लकड़ी की वह कठपुतली अब बात कर सकती थी, चल सकती थी और सोच भी सकती थी। अगली सुबह जब गेपेटो ने देखा कि उसकी बनाई कठपुतली जीवित हो गई है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने पिनोकियो को गले लगाया और उसे अपना बेटा मान लिया। गेपेटो चाहता था कि पिनोकियो का भविष्य उज्ज्वल हो, इसलिए उसने उसे स्कूल भेजा ताकि वह पढ़ाई करे और दोस्त बनाए। लेकिन जैसे ही पिनोकियो स्कूल की ओर चला, वह गांव के आकर्षणों में खो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड्डी और एक धूर्त बिल्ली से हुई, जिन्होंने उसे समझाया कि उसे सफल होने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे यह भी कहा कि वे उसे जल्दी अमीर और प्रसिद्ध बनाने का एक तरीका जानते हैं, और उसे एक लालची कठपुतली मास्टर के पास ले गए, जिसने जीवित कठपुतली से पैसा कमाने की संभावना देखी। कठपुतली मास्टर ने एक भव्य शो किया, जिसमें पिनोकियो की खूब तारीफ हुई। लेकिन शो के बाद मास्टर ने पिनोकियो से कहा कि अगर वह उसके साथ फन आइलैंड नामक जगह पर जाए, तो वह उसे और भी प्रसिद्ध बना सकता है। उसने वादा किया कि इस द्वीप पर सभी सपने सच होते हैं और पिनोकियो वहां जाकर एक सच्चा लड़का भी बन सकता है। जैसे ही पिनोकियो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, उसे देखती हुई अच्छी परी पास में प्रकट हुई। उसने महसूस किया कि पिनोकियो गलत राह पर जा रहा था और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। पिनोकियो ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह स्कूल जा रहा है, जबकि सच में वह फन आइलैंड जाने की सोच रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। पिनोकियो की नाक लंबी हो गई। पिनोकियो हैरान हुआ, लेकिन उसे अभी तक अपने झूठ के परिणाम का एहसास नहीं था। जब उसने अपनी गलतियों को और झूठ से ढकने की कोशिश की, तो उसकी नाक और भी लंबी होती गई। परेशान और शर्मिंदा होकर वह रोने लगा। यह देखकर अच्छी परी ने उससे दयालुता से कहा, पिनोकियो, झूठ बोलने से केवल परेशानी होती है। ईमानदारी हमेशा सही रास्ता है। अपनी गलती समझते हुए पिनोकियो ने दिल से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से सच्चाई ही बोलेगा। उसने परी के सामने फन आइलैंड के प्रति अपनी जिज्ञासा और सच्चा लड़का बनने की चाह को स्वीकार किया। लेकिन अब उसने बेहतर विकल्प चुनने का निश्चय किया। उसकी ईमानदारी और पश्चाताप से प्रभावित होकर परी ने उसकी नाक को सामान्य कर दिया। पिनोकियो ने चीजें सही करने का संकल्प लिया और अपने घर लौट आया, जहां गेपेटो ने उसे खुशी से गले लगा लिया। इसके बाद उसने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई की, गेपेटो की सलाह मानी और दूसरों के प्रति दयालुता दिखाई। उसकी मेहनत और सच्चाई को देखते हुए परी ने उसे एक अंतिम उपहार देने का फैसला किया। एक जादुई रात को परी फिर से आई और देखा कि पिनोकियो ने अपनी ईमानदारी और साहस साबित किया है, तो उसने उसे एक असली लड़के में बदल दिया। जब गेपेटो ने अपने बेटे को एक असली जीवित बच्चे के रूप में देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। पिनोकियो ने ईमानदारी, मेहनत और प्रेम का महत्व सीखा और वह और गेपेटो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। कहानी की शिक्षा: ईमानदारी अनमोल होती है और सच्चे इनाम उन्हें मिलते हैं जो बहादुर, दयालु और सच्चे होते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत खराब था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और बिना सोचे समझे लोगों पर गुस्से में कठोर शब्द कह देता। उसके माता पिता और दोस्त अक्सर उसके तीखे शब्दों से दुखी होते थे, लेकिन लड़के को यह एहसास नहीं था कि उसका गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन उसके पिता ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे को एक बैग में कीलें और एक हथौड़ा दिया
और उसे पिछवाड़े की बाड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम अपना नियंत्रण खो दो, तो यहां आओ और इस बाड़ में एक कील ठोंको। शुरुआत में लड़के को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया। उसी दिन वह कई बार गुस्सा हुआ और दिन के अंत तक उसने बाड़ में कई कीलें ठोंक दीं। अगले कुछ हफ्तों में जब भी उसका गुस्सा बढ़ता, वह कीलें लेकर बाड़ में ठोंक देता। शुरू में बहुत सारी कीलें ठोंकी गईं क्योंकि लड़का अक्सर गुस्सा हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने महसूस किया कि हर बार गुस्सा आने पर बाड़ में कील ठोंकने में कितनी मेहनत लगती है। धीरे धीरे उसने अपना गुस्सा काबू में करना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोंकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होने लगी। कुछ हफ्तों बाद लड़के ने अपने गुस्से पर अच्छी तरह से नियंत्रण करना सीख लिया। उसने अपने गुस्से से निपटने के और तरीकों को अपनाया और जल्द ही वह बाड़ में कील ठोंकने की जरूरत महसूस नहीं करता था। अंत में एक दिन ऐसा आया जब उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करते हुए लड़का अपने पिता के पास गया और उन्हें बताया कि उसने उस दिन एक भी कील नहीं ठोंकी। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, यह बहुत अच्छी बात है। अब हर दिन जब तुम शांत रहो और गुस्सा न करो, तो एक कील बाड़ से निकाल दो। लड़के ने हामी भरी और समय के साथ एक एक करके कीलें निकालना शुरू किया। कुछ समय लगा, लेकिन अंततः वह दिन आ गया जब बाड़ से सभी कीलें निकाल दी गईं। लड़का दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। उत्साहित होकर उन्हें खाली बाड़ दिखाने लगा। देखो पिताजी, मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटे, उन्होंने कहा, लेकिन बाड़ में कीलों के छेद देखो। लड़के ने ध्यान से बाड़ को देखा और निश्चित रूप से जहां कीलें ठोंकी गई थीं, वहां छेद थे। देखो, पिता ने समझाया, यह बाड़ अब कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। कीलें भले ही निकल गई हों, लेकिन छेद रह गए हैं। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो, तो वे शब्द लोगों के दिलों में ऐसे ही निशान छोड़ जाते हैं जैसे इन छेदों ने बाड़ में छोड़े हैं। चाहे तुम कितनी भी बार माफी मांगो, वह नुकसान पहले ही हो चुका होता है और उन शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। लड़का वहीं खड़ा रहा, बाड़ को घूरते हुए, अपने पिता के सबक की गहराई को समझते हुए। उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से भरे शब्दों ने दूसरों को ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। उस दिन से उसने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके पर अधिक ध्यान देने का वादा किया। कहानी की शिक्षा: गुस्सा लोगों पर निशान छोड़ देता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुस्से में कहे गए कठोर शब्द कभी पूरी तरह से मिटाए नहीं जा सकते, भले ही आप माफी मांग लें। एक समय की बात है, एक छोटे और शांत गांव में जॉन नाम का एक दयालु और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे प्रकृति की खोज करना बहुत पसंद था और वह अक्सर दोपहर के समय अपने परिवार के बगीचे में बड़े बरगद के पेड़ के पास खेलता था। एक दिन जब जॉन उस पेड़ के पास घूम रहा था, उसने कुछ सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखा। जिज्ञासा से भरा वह पास गया और देखा कि बरगद की जड़ों के बीच एक सुंदर क्रिस्टल बॉल छिपी हुई थी। वह गेंद अद्भुत रूप से चमक रही थी और जैसे ही जॉन ने उसे उठाया, बरगद का पेड़ एक गहरी और सौम्य आवाज में बोल उठा। जॉन, पेड़ ने कहा, यह क्रिस्टल बॉल जादुई है। यह तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती है, जो भी तुम्हारा दिल चाहे। जॉन की आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन जब उसने सोचा कि वह क्या मांगे, तो वह निर्णय नहीं कर पाया। वह अपने जीवन से खुश था और उसे किसी असाधारण चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए जॉन ने क्रिस्टल बॉल को ध्यान से अपने बैग में रखा और तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक उसे अपनी इच्छा के बारे में यकीन न हो जाए। दिन हफ्तों में बदल गए
और जॉन ने अभी तक कोई इच्छा नहीं की थी। एक दिन जब वह क्रिस्टल बॉल देख रहा था तो उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे देख लिया। चमकती गेंद को देखकर उसका दोस्त अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। उसने चुपके से गेंद को जॉन के बैग से निकाला और उसे गांव वालों को दिखाने के लिए भाग गया। गांव वाले क्रिस्टल बॉल को देखकर चकित रह गए। जब उन्हें पता चला कि यह एक इच्छा पूरी कर सकती है तो हर कोई अपनी अपनी इच्छा करने के लिए उत्साहित हो गया। किसी ने एक भव्य महल मांगा तो किसी ने सोने के पहाड़, अन्य लोग असीमित धन और विलासिता की चीजें मांगने लगे। लेकिन जल्द ही गांव वालों को एहसास हुआ कि क्रिस्टल बॉल हर व्यक्ति की केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकती है। कोई भी अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सका और उनकी इच्छाओं ने उन्हें संतुष्ट करने के बजाय और अधिक लालची बना दिया। उनकी लालच धीरे धीरे झुंझलाहट में बदल गई और खुशी के बजाय गांव में जलन और क्रोध फैल गया। जब गांव वालों ने अपनी गलती समझी तो वे जॉन के पास गए और उससे मदद की भीख मांगी। उन्होंने क्रिस्टल बॉल वापस जॉन को दे दी, यह उम्मीद करते हुए कि वह स्थिति को सुधार देगा। जॉन ने गांव वालों और उनकी उदासी को देखा। उसने क्रिस्टल बॉल को मजबूती से पकड़ा और अपनी इच्छा की, मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। जैसे ही उसने यह शब्द बोले, भव्य महल और सोने के ढेर गायब हो गए। गांव फिर से अपने साधारण और शांतिपूर्ण रूप में लौट आया। गांव वाले, भले ही उन्होंने अपनी संपत्ति खो दी थी, लेकिन फिर से राहत और खुशी महसूस करने लगे। उन्होंने समझा कि उनकी लालच ने उन्हें केवल दुख ही दिया था। उस दिन से गांव वाले खुशी खुशी साधारण जीवन जीने लगे और धन की अस्थायी चमक की तुलना में अपनी सरलता और शांति को अधिक महत्व देने लगे। कहानी की सीख: धन और संपत्ति हमेशा खुशी नहीं लाते। सच्ची संतुष्टि वही है जो हमारे पास पहले से है, उसकी कद्र करने से आती है। गर्मियों के एक तपते दिन एक चींटी जंगल में पानी की तलाश में भटक रही थी। काफी समय बाद उसे एक चमकती हुई नदी दिखाई दी, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठी। वह जल्दी से नदी के किनारे पहुंची, एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई और ठंडे ताजगी भरे पानी को पीने के लिए नीचे झुक गई। लेकिन जैसे ही उसने किनारे पर पहुंचकर पानी पीने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ी। नदी का बहाव तेज था और चींटी को तैरने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह बहाव के साथ बहती जा रही थी। पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ एक कबूतर यह सब देख रहा था। कबूतर को चींटी की हालत देखकर उस पर दया आ गई। जल्दी से उसने एक पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के पास नदी में गिरा दिया। चींटी ने समझ लिया कि यह पत्ता उसकी जान बचा सकता है। उसने पूरी ताकत से तैरकर उस पत्ते तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार वह पत्ते पर चढ़ गई और मजबूती से पकड़ ली। कबूतर ने धीरे धीरे अपनी चोंच से पत्ते को किनारे की ओर खींचा और उसे सुरक्षित जमीन पर रख दिया। चींटी की जान बच गई और वह कबूतर की समय पर की गई मदद के लिए हमेशा उसकी आभारी रही। उस दिन के बाद से चींटी और कबूतर पक्के दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, कहानियां साझा करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दिन जब वे जंगल की शांति का आनंद ले रहे थे, एक शिकारी वहां आया। वह चुपचाप अपने शिकार की तलाश में था। उसने पेड़ की एक शाखा पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और उसे पकड़ने का निश्चय किया। शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई, ध्यान से निशाना साधा और गोली चलाने की तैयारी करने लगा। पास ही मौजूद चींटी ने शिकारी की हरकतें देख लीं। उसने तुरंत अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया। जैसे ही शिकारी ने अपना निशाना साधा, चींटी तेजी से उसके पैर पर चढ़ी और उसकी एड़ी पर जोर से काट लिया। आउच! शिकारी दर्द से चिल्ला उठा, पीछे हट गया और उसकी बंदूक गिर गई। शिकारी की चीख से कबूतर स्तर्क हो गया
और तुरंत वहां से उड़कर अपनी जान बचा ली। बाद में जब कबूतर वापस आया तो उसे पता चला कि चींटी ने उसकी जान बचाई थी। उसने चींटी का दिल से धन्यवाद किया और महसूस किया कि उसकी समझदारी और साहस के कारण ही वह बच पाया। चींटी और कबूतर के बीच का बंधन और मजबूत हो गया और वे और भी अधिक सम्मान और देखभाल के साथ अपनी दोस्ती निभाते रहे। कहानी की शिक्षा: एक अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था, मैक्स नाम का एक लड़का रहता था। मैक्स अपनी एक आदत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वह हमेशा जवाब देता था। अगर उसकी माँ कहती, मैक्स अपना कमरा साफ करो, तो वह चिढ़कर कहता, मुझे ही सब कुछ क्यों करना पड़ता है। अगर उसके शिक्षक शांत रहने को कहते तो वह गुस्से में कहता, आप हमेशा मुझे ही क्यों टोकते हैं। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी कभी कभी उसके तीखे जवाबों से तंग आ जाते थे, लेकिन मैक्स को इसमें कोई बुराई नहीं लगती थी। वह खुद से कहता, मैं तो बस अपनी बात कह रहा हूं, और गर्व से अपनी बाहें मोड़ लेता। एक शाम पूरे दिन जवाब देने के बाद मैक्स गुस्से में पैर पटकते हुए सोने चला गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, और फिर गहरी नींद में चला गया। जब मैक्स की आंखें खुलीं तो वह अपने कमरे में नहीं था। वह एक अजीब उछल कूद वाली दुनिया में था, जहां हर चीज जेली से बनी हुई लग रही थी। पेड़ डोल रहे थे, बादल अजीब रंगों में घूम रहे थे, और जमीन उसके पैरों के नीचे दब रही थी। मैं कहाँ हूं? मैक्स ने जोर से पूछा। जैसे ही उसने बोला, कुछ अजीब हुआ। उसके मुंह से निकले शब्द रबर की गेंदों की तरह उछलकर वापस उसकी ओर आने लगे। मैं यहां नहीं रहना चाहता, उसने चिल्लाया, और शब्द सीधे उसकी नाक पर आ लगे। आह! मैक्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वह चिल्लाता उतने ही शब्द वापस आकर उसे और तेजी से मारते। यह ठीक नहीं है, वह रोया। पटाक! रुक जाओ! धम! क्यों मैं? धड़ाम! जल्द ही मैक्स अपने ही गुस्से भरे शब्दों के ढेर के नीचे दब गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मदद करो, उसने धीरे से कहा। तभी एक कोमल हूहू की आवाज आई। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास आकर बैठा, जिसकी पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। मैक्स, उल्लू ने धीरे धीरे कहा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? मैक्स ने सिर हिलाया और मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, मेरे शब्द, ये मुझे ही मार रहे हैं। उल्लू ने सिर टेढ़ा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। जब तुम उन्हें लापरवाही से फेंकते हो तो वे तुम्हारे पास वापस आते हैं। ये न सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। मैक्स ने उल्लू की ओर देखा। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बस अपनी बात कह रहा था। उल्लू ने एक समझदारी भरी मुस्कान दी। मैक्स, कभी कभी बात यह नहीं होती कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये होती है कि तुम कैसे कहते हो। प्यार और विनम्रता से बोले गए शब्द पुल बना सकते हैं, जबकि गुस्से में बोले गए शब्द दीवारें खड़ी कर देते हैं। जैसे ही उल्लू ने यह कहा, मैक्स के चारों ओर उछलते शब्द एक एक करके गायब होने लगे। दुनिया शांत और स्थिर हो गई। जब मैक्स जागा तो सूरज चमक रहा था और उसकी माँ पुकार रही थी, मैक्स, उठने का समय हो गया। मैक्स बैठ गया और अपने सपने के बारे में सोचने लगा। माँ, उसने कहा, मैंने सबसे अजीब सपना देखा और मुझे लगता है मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा। उसकी माँ मुस्कुराई। ओह, क्या सीखा? कि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। मैक्स ने सोचा समझकर कहा, अगर मैं सावधान नहीं रहूं तो वे दूसरों और मुझे भी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर मैं अच्छे शब्द चुनूं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसकी माँ ने उसे गले लगाया। यह तो बहुत अच्छी सीख है, मैक्स। उस दिन जब उसकी माँ ने उससे कहा कि अपना कमरा साफ करे,
तो मैक्स ने कहा, ठीक है माँ, शायद बाद में हम इसे साथ में कर सकते हैं। उसकी माँ खुशी से खिल उठी, यह तो बहुत अच्छा होगा। जब मैक्स खेलने बाहर गया तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या मैं तुम्हारे खेल में शामिल हो सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मैक्स। यहां तक कि बस्टर, उसका कुत्ता, भी जब मैक्स ने प्यार से उसे बुलाया तो अपनी पूंछ हिलाते हुए भागता हुआ आ गया। उस दिन से मैक्स अपने शब्दों के साथ सावधानी बरतने लगा। उसने उन्हें खजाने की तरह चुना और उनका इस्तेमाल दयालुता और खुशी फैलाने के लिए किया। और जान लो, दुनिया थोड़ी सी उज्जवल हो गई, सबके लिए और मैक्स के लिए भी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जॉन नाम का एक लड़का रहता था। जॉन अपनी जबरदस्त आलस्य के लिए दूर दूर तक मशहूर था। जहां बाकी बच्चे दौड़ भाग करते, खेलते या अपने माता पिता का कामों में हाथ बंटाते, वहीं जॉन दिन भर इधर उधर पड़े रहना पसंद करता था और कुछ भी नहीं करता था। वह इतना आलसी था कि कई बार तो अपने कपड़े भी दिनों तक नहीं बदलता था, क्योंकि उसे वह भी ज्यादा मेहनत का काम लगता था। एक दिन दोपहर को जॉन का पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। उसने आंगन में देखा, जहां उनका बड़ा सा सेब का पेड़ था। पेड़ की शाखाएं पके, रसीले सेबों से लदी हुई थीं। उन सेबों को देखकर जॉन के मुंह में पानी आ गया। काश अभी मुझे ये सेब खाने को मिल जाएं, उसने सोचा। लेकिन पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ने का ख्याल उसे पहाड़ जैसा काम लगा। मैं यहीं बैठ जाता हूं, उसने फैसला किया और पेड़ की छाया में लेट गया। जरूर कुछ सेब खुद ही गिर जाएंगे। तो जॉन वहीं लेटकर पेड़ की ओर देखने लगा और सेबों के गिरने का इंतजार करने लगा। घंटे बीत गए। सूरज आसमान में इधर से उधर खिसक गया और उसकी भूख बढ़ती ही गई। पक्षी आए, सेबों पर चोंच मारी और मजे से उन्हें खा गए, लेकिन कोई सेब जमीन पर नहीं गिरा। ये सेब गिर क्यों नहीं रहे हैं? जॉन ने गुस्से में कहा। यह बहुत गलत है। जैसे जैसे दिन शाम में बदल गया, जॉन का पेट और जोर से गड़गड़ाने लगा, लेकिन उसका आलस्य उसे वहीं पेड़ के नीचे बैठाए रहा। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि सिर्फ सेबों के गिरने की इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। उसने भारी मन से घर का रुख किया, भूखा और निराश। उस दिन से जॉन ने एक कड़वी सच्चाई समझी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इच्छाएं करने से कुछ हासिल नहीं होता। कहानी से शिक्षा, आलस्य से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम जैसन था। जेसन की जिंदगी साधारण से भी साधारण थी। उसकी सुबह हर दिन एक ही जैसी होती थी। अलार्म की आवाज पर जागना, जल्दी से नाश्ता करना और स्कूल के लिए भागना। वह ना तो बहुत लोकप्रिय था और ना ही पूरी तरह अकेला। उसके कुछ दोस्त थे, आवा जो कक्षा में उसके बगल में बैठती थी, और एथिन जो हमेशा उसे हंसाने के लिए मजेदार चुटकुले सुनाता था। उसकी जिंदगी साधारण खुशियों से भरी थी। स्कूल प्रोजेक्ट्स, वीडियो गेम्स और वीकेंड पर दोस्तों के साथ समय बिताना। लेकिन जैसन को हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसकी पहुंच से परे है। वह मानता था कि वह किसी बड़ी चीज के लिए बना है। एक दिन स्कूल के बाद जैसन ने पार्क में टहलने का फैसला किया। यह उसका अपना तरीका था मन को शांत करने का। लेकिन जब वह अपने सामान्य रास्ते से आगे बढ़ा तो कुछ अजीब हुआ। उसने झाड़ियों में एक अजीब सी चमक देखी। जैसे ही वह करीब गया, वह रोशनी और तेज और धड़कने लगी, जैसे उसमें जीवन हो। इससे पहले कि वह समझ पाता, एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने सीने से लेकर उंगलियों तक एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसने कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज को अवशोषित कर लिया हो।
घबराया और हैरान जैसन उठ खड़ा हुआ और अपना सिर रगड़ते हुए सोचने लगा कि यह सब क्या था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि वह बदल चुका है। शुरुआत में उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, शायद यह सिर्फ उसका वहम था। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन स्कूल के बास्केटबॉल खेल के दौरान जैसन एक पास पकड़ने के लिए दौड़ा और अचानक पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा कूद गया, इतना ऊंचा कि जैसे गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे खींचना ही भूल गया हो। वह आसानी से नीचे उतरा और पूरा जिम हॉल उसे देखकर हैरान रह गया। जैसन ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। शायद बस एक अच्छा कूद था, उसने कहा, लेकिन अंदर से वह जानता था कि कुछ तो अलग था। आने वाले दिनों में जैसन ने और भी शक्तियां खोजीं। वह अपनी सोच से चीजों को हिला सकता था। यदि वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता तो वह कुछ सेकंड के लिए समय को रोक सकता था, इतना कि वह किसी उड़ती हुई चीज से बच सके या किसी बुरी स्थिति से जल्दी निकल सके। उसने यहां तक पाया कि वह अपने स्पर्श से छोटी मोटी चोटों को ठीक कर सकता है, जैसे जब एथन स्केटबोर्ड से गिर गया। जैसन ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और घाव ऐसे भर गया जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ ही दिनों में जैसन को समझ आ गया कि वह अपनी नई शक्तियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वह इन्हें अपने तक ही रख सकता था और साधारण जिंदगी जी सकता था, या फिर वह कुछ बड़ा कर सकता था। उसने अपने शहर और वहां के लोगों के बारे में सोचा। एक दिन जब वह स्कूल से घर जा रहा था, उसने देखा कि एक कार नियंत्रण खो बैठी और बस स्टॉप पर खड़े लोगों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जैसन ने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। समय जैसे थम गया। उसने पूरी ताकत से ऊर्जा भेजी, जिससे कार की दिशा बदल गई और वह भीड़ को बचाते हुए पास के खंभे से टकरा गई। बस स्टॉप पर खड़े लोग डर गए थे, लेकिन सुरक्षित थे। जैसन ने राहत की सांस ली। किसी ने यह नहीं देखा कि क्या हुआ था। उसने सहज रूप से काम किया था, लेकिन अब उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक रात जब वह अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था और नीचे शहर की रोशनी देख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे कदम उठाने होंगे। वह अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे ये शक्तियां किसी वजह से मिली थीं और अब यह उस पर था कि वह इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे। लेकिन एक समस्या थी, उसकी पहचान। वह दूसरों की मदद कैसे कर सकता था बिना अपने दोस्तों और परिवार को खतरे में डाले? उसे एक भेष चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसकी असली पहचान को छिपा सके और उसे दूसरों की मदद करने की आज़ादी दे। उस रात जैसन ने काम शुरू किया। उसने एक काले रंग की तंग फिटिंग वाली शर्ट और पैंट सिली, उसमें सुरक्षा के लिए कुछ आर्मर जैसा पैडिंग जोड़ा और अपनी पहचान छिपाने के लिए एक साधारण मास्क बनाया। उसने अपनी छाती पर एक प्रतीक बनाया, एक सर्पिल, जो उस दिन उसकी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था। यह संतुलन, ताकत और उस रहस्यमय शक्ति का प्रतीक था जिसने उसे उसकी शक्तियां दी थीं। जब उसने आखिरकार दर्पण में खुद को पूरी वेशभूषा में देखा, तो उसने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया। वह अब सिर्फ जैसनू नहीं था, वह अब कोई और था, एक रक्षक, एक नायक। और जैसे ही उसने अपनी परछाई को देखा, उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। आने वाले हफ्तों में जैसन ने अपनी वेशभूषा पहनकर शहर की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन लोग उस रहस्यमय शख्स के बारे में बातें करने लगे जो हमेशा जरूरत के समय मदद के लिए वहां होता था। लेकिन जैसे जैसे जैसन ने और लोगों की मदद की, उसे यह एहसास हुआ कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ ऐसा जो उसे उस तरह से परखेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम एक नई चुनौती आई। अपराधियों के एक समूह ने शहर के बैंक पर कब्जा कर लिया और दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस ने इमारत को घेर लिया था, लेकिन स्थिति निराशाजनक लग रही थी।
जैसन को पता था कि उससे अब कदम उठाना होगा। उसने गहरी सांस ली और मौके की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसन ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान केंद्रित किया। उसने आसपास की दुनिया की ऊर्जा को महसूस किया। पहली बार वह केवल चीजों को हिला या समय को रोक नहीं रहा था। वह हर चीज के मूल से जुड़ रहा था। लोग, जगहें और चीजें। वह बंधकों की जिंदगी और अपराधियों की हताशा को महसूस कर सकता था। यह एक विनम्र और भारी अनुभव था। एक सोच के साथ उसने इमारत के अंदर ऊर्जा की एक लहर भेजी, जिसने अपराधियों को निष्क्रिय कर दिया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया और बंधकों को आजाद कर दिया। पुलिस तुरंत अंदर घुसी, अपराधियों को गिरफ्तार किया और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसन दूर से यह सब देखता रहा। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने यह कर दिखाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उस इंसान का रूप लिया था जो वह हमेशा से बनने के लिए बना था। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, जैसन अकेला छत पर खड़ा था, शहर की रोशनी को देख रहा था। यह वह जिंदगी नहीं थी जिसे वह पहले जानता था, लेकिन यह वह जिंदगी थी जिसे उसने चुना था। एक ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य था, दूसरों की मदद करने का जीवन। और भले ही कोई उसकी असली पहचान कभी नहीं जान पाएगा, जैसन ने एक बात समझ ली थी, कभी-कभी सबसे खामोश नायक ही दुनिया को सबसे ज्यादा बदलते हैं।